चलो, तो हमारा टॉपिक का नाम था दैट वाज बैंकिंग, है ना, बैंकिंग था। और उसमें हम बात कर रहे थे किसकी, बैंकिंग में हमने क्या पढ़ा था जनरली, बैंकिंग स्ट्रक्चर कैसा कैसा है भारत में, बैंकिंग को बोलते क्या है, शेड्यूल बैंक्स कौन से होते हैं। और अब हम टाइप्स ऑफ बैंक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम बेटा ऑलमोस्ट टाइप्स पढ़ चुके थे, पर अभी कुछ बचती हैं, पहले हम उसको कवर करेंगे। तो दूसरा बैंक जो आया दैट इज इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। क्या नाम था उसका? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। क्लियर बेटा? अब देखो, या अब हम उससे पहले जो सबसे पहले बात करते हैं वो शुरू करेंगे, दैट इज पेमेंट्स बैंक। क्या? पेमेंट्स बैंक। क्लियर? ये पेमेंट्स बैंक क्या है, पेमेंट्स बैंक होते क्या है, फिर उसमें आएंगे जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक्स है। भारत में कौन कौन से पेमेंट्स बैंक काम करते हैं, पर उससे पहले हम डेफिनेशन समझेंगे कि जनरली पेमेंट्स बैंक की डेफिनेशन क्या होती है। तो आप नोट कीजिए सबसे पहले, ठीक है। द पेमेंट बैंक वाज सेटअप, द पेमेंट बैंक वाज सेटअप टू ऑपरेट ऑन स्मॉलर स्केल, है ना। कैसे काम करते हैं ये? ऑपरेट ऑन स्मॉलर स्केल, मतलब छोटे लेवल पे काम करते हैं, बहुत बड़े लेवल पे काम नहीं करेंगे। बड़ा लेवल और छोटा लेवल क्या हो सकता है बैंक्स में? यस बच्चों, क्या हो सकता है बड़ा लेवल? जो मतलब बड़ी भारी ट्रांजेक्शन्स नहीं करेंगे, कि तुम चले गए कि जी 50 लाख रुपया ट्रांसफर कर लो, 10 लाख रुपया ट्रांसफर करो, मतलब बड़ी भारी ट्रांजेक्शन्स नहीं होंगी। स्मॉलर ट्रांजेक्शन्स की बात कर। अब एक छोटी सी बात याद रखो, ये जो पेमेंट्स बैंक्स है ना, इनके जो क्यूआर कोड्स वगैरह होते हैं, ये आपको मिलेंगे सब्जी वाले के पास, या जो पनवारी नहीं होता है, जो कोई दूध बेच रहा है, कुछ बेच रहा है, इन लोगों ने स्मॉल पेमेंट्स बैंक के अकाउंट्स खुलवाए होते हैं, ताकि इनमें ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, छोटी छोटी। पर अगर आप हार्डवेयर की शॉप पे जाओगे, ठीक है, तो वहां आपको स्मॉल पेमेंट्स बैंक के क्यूआर कोड नहीं मिलेंगे। क्लियर है? वहां मिलेंगे आपको आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, या फिर किसी नेशनलाइज बैंक्स के। मतलब जो कमर्शियल बैंक हैं वो एक तरह से बड़े बैंक होते हैं, उनमें बड़ी ट्रांजैक्शंस का लेवल होता है। पर जब अगर मैं पेमेंट्स बैंक की बात करूं, तो ये क्या करते हैं, स्मॉलर स्केल पर ऑपरेट करते हैं। यहां तक बात क्लियर है? अगली लाइन आपने लोन लिखनी है, विद मिनिमल क्रेडिट रिस्क। ओके, देन इट वाज सेटअप बाय द नचिकेत मोर कमेटी रिकमेंडेशन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, आपको पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। नचिकेत मोर कमेटी, ये आरबीआई के डिप्टी डायरेक्टर थे। क्या थे? डिप्टी डायरेक्टर। नचिकेत मोर कमेटी रिकमेंडेशन, कमेटी की रिकमेंडेशन पर पेमेंट बैंक का कंसेप्ट भारत में लाया गया। ठीक है भाई, इन्होंने रेकमेंड किया कि पेमेंट्स बैंक्स भी होने चाहिए। ठीक है, दे आर द रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2013। दे आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, but governed governed and legislated by Banking Regulation Act 1949, but governed and legislated by the Banking Regulation Act 1949। अब देखो, दो डिफरेंस क्लियर हो गया आपको। पहली बात है, जो अगर हम कमर्शियल बैंक की बात करते हैं बच्चों, तो उसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट रेगुलेट करता है, कौन सा? 1949 का। इसको भी रेगुलेट वही करता है, पर इसकी जो रजिस्ट्रेशन होती है वो किस में होती है? अंडर द कोऑपरेटिव एक्ट 2013। समझ में आ रही है बात? ठीक है, मेन बात याद रहेगी। अगली चीज नोट कीजिए, ठीक है, साथ में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 एज वेल एज आरबीआई एक्ट, तो मैंने बोल दिया ना, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, प्लस और कौन सा एक्ट इसको बाइंड करता है? फेमा बोलते हैं उसको, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा 1999। इससे पहले फेरा होता था, उसको रिप्लेस कर दिया था फेमा ने। क्लियर? फेमा 1999 एंड द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 एंड पेमेंट एंड सिस्टम सेटलमेंट एक्ट 2007। क्लियर है जी यहां तक? क्लियर? अब देखो, वो कभी भी नहीं पूछेगा कि कमर्शियल बैंक को कौन रेगुलेट करता है। कुछ मिस हुआ?
बेटा पेमेंट एंड सेटलमेंट्स एक्ट 2007, 2007। अब देखो सुनो, अब कैसे क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे। तुमसे तीन तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। पेमेंट बैंक कैसे ऑपरेट होता है, तो आप क्या बोलोगे, स्मॉलर स्केल। पेमेंट बैंक को खोलने की रिकमेंडेशन किस कमेटी ने दी थी, दैट वाज नचिकेत मौर्य कमेटी। पेमेंट बैंक्स जो हैं बेसिकली किस एक्ट के अंदर काम करते हैं, तो तीन एक्ट हैं। एक तो कोऑपरेटिव रजिस्ट्रेशन एक्ट है 2013 का, दूसरा क्या है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है बच्चों, कब का, दैट इज 1949। तीसरा क्या है मेरे पास, फेमा एक्ट है, कब का, 1999। एंड द लास्ट वन इज व्हाट, एंड पेमेंट्स एंड द सेटलमेंट एक्ट ऑफ 2007। चार चीजें याद रहेंगी, क्लियर है, ठीक है, वेरी गुड। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय बैंक, पेमेंट बैंक खोला गया जो कि गवर्नमेंट का था, उसका नाम था इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। अब लिखो एग्जाम्पल आईपीबीबी, ठीक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, आईपीबीबी। अब ये कैसे बना, क्या हमने नया खोलना था इसको, देखो इसमें भी आईबीपीएस की पोस्टें आती हैं, पीओ की, है ना, ठीक है। हमने बोला नहीं, अलग नहीं करना है, हमने इसको पोस्ट ऑफिस के साथ लिंक करना है। क्या करना है, तो जितने भी पोस्ट ऑफिस हैं वो, अब जैसे तुम्हारे गांव में भी पोस्ट ऑफिस है ना, वहां पर भी ये बैंक खुल गया, मतलब पोस्ट ऑफिस के साथ इंटीग्रेट कर दिया है किसे, क्लियर है, दैट इज व्हाट इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। तो अब आप अपने, नहीं तो पहले गांव में जो पोस्ट ऑफिस होता था वहां आप क्या कर सकते थे, पोस्ट ऑफिस में आरडी, टीडी और एफडी करवा लेते थे, प्लस पोस्ट ऑफिस में एक डाकिया आता था जिसको आप पोस्टमैन बोलते थे, वो आपके घर पे चिट्ठियां छोड़ता था, एटीएम कार्ड छोड़ता था, यही छोड़ता था जनरली, क्लियर। अब आप वहां पर वो जो पोस्ट ऑफिस है, नाउ दे आर बिहेविंग लाइक ए व्हाट, बैंक्स। तो इसका मतलब है जो बैंक में काम होते हैं वो सारे काम कहां हो सकते हैं, ठीक है, बट यहां लिमिट होगी, क्या होगी, कि आप बहुत बड़ी ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते। दूसरी, ऐसा क्यों बच्चे, क्योंकि पोस्ट ऑफिस होते ही कहां पे है, ज्यादातर गांव में। अब तुम यहां से मॉल जाना, यहां पे जहां पे सीएम रेजिडेंस आता है उसके पीछे पोस्ट ऑफिस है, तो एक बड़ा सा बोर्ड लगा है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, क्या, तो हर पोस्ट ऑफिस को क्या बना दिया गया, देखो नया बैंक खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना, आपके पास ऑलरेडी जगह थी, आपके पास ऑलरेडी क्या था, स्टाफ था। आपने उसको बोला कि भाई हम आपके पोस्ट ऑफिस में बैंक भी खोल रहे हैं, जिस बैंक का नाम क्या है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। तो एवरी पोस्ट ऑफिस इज नाउ बिहेविंग लाइक व्हाट, बैंक्स, और उस बैंक का क्या नाम है, आईपीबीबी, नेमली व्हाट, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, याद रहेगा। अब लिख लो, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, बहुत क्वेश्चनिंग हो रही है यहां से आजकल। तो आईबीपीएस पीओ में इसकी भी पोस्टें आती है, इसमें पीओ आते हैं और क्लर्क आते हैं, क्लियर है। वन ऑफ आवर 2 and 3 स्टूडेंट्स आर वर्किंग इन इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। पर अब इसमें जो पीओ की पोस्ट होती है ना, वो छोटी जगह नहीं आती है, वो आती है जैसे शिमला हेडक्वार्टर, ठीक है, धर्मशाला हेडक्वार्टर, तो बहुत ज्यादा वैकेंसीज नहीं होती। जैसे हिमाचल के लिए गिन के 10 पोस्टें आएंगी, क्लियर है। क्लर्क नहीं आते इसमें, क्योंकि क्लर्क का काम कौन कर रहा है, जो एसएससी के थ्रू क्लर्क नहीं आए हैं, दे आर बिहेविंग लाइक अ क्लर्क। पर पीओ अलग आता है, तो हर साल आपको देखने को मिलेगी, जिसमें ऑलमोस्ट पूरे भारत में होंगी 1,000 पोस्टें, जिसमें हिमाचल प्रदेश की कभी 5 होती हैं, कभी 6 होती हैं और कभी 7 होती हैं, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक इज ए शेड्यूल पेमेंट बैंक, कैसा है, शेड्यूल पेमेंट बैंक, पॉइंट लगाते चलने आपने। और बहुत सारी रेंजेस शो करता है अपने प्रोडक्ट की, दैट इज वर सेविंग, करंट अकाउंट, डीबीटीज, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, समझते हो, स्कीम्स के अंदर, प्लस बिल्स एंड यूटिलिटी पेमेंट्स आप ओपन कर सकते हो, क्लियर। देखो सब कुछ करेगा ये, ऐसा नहीं है कि, मतलब जैसे जो तुम ऐप चलाते हो ना किसी बैंक की, चलाते होंगे किसी बैंक की ऐप, चलाते हो बच्चों, ये देखो ये देखो, ये है मेरे, ये मेरे अकाउंट में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, मैं लोड कर रहा हूं, देखना अब खुलेगा, एक मिनट। जैसे पीएनबी भी है ना, राइट, तो सेम जैसे एसबीआई है, एचडीएफसी भी है मान लो, ठीक है, वैसे ये भी क्या, आईपीबी मोबाइल आ गया, ये आ गया, मान लो उसमें एमपीएन, आई विल फिक्स इट, ओपन हो, इनवैलिड,
ये मतलब पूरा आ जाएगा इस तरह से, क्या क्या आप जो मतलब पूरी एक फॉर्मेट होता है वही, मतलब इट्स इट्स लाइक व्हाट देखो, इसका आ गया स्लोगन इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। आप यहाँ भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकते। तो जो काम आप अपने नॉर्मल बैंक के साथ कर रहे हो वो किसके साथ भी कर सकते हो, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ भी। क्लियर है? ठीक है। तो चाहे आप इसमें क्या है, आधार से लिंक करो, पोस्ट ऑफिस जाओ और आप बोलो कि मुझे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में क्या खोलना है, अकाउंट ओपन करना है, तो बिल्कुल जैसे बैंक्स करता है काम वो भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, इसमें लिखो। ठीक है, इट इज ए सब्सिडरी ऑफ द इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट। इट इज द सब्सिडरी ऑफ द इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट। It was established under the Department of Post. It is established under the Department of Post and Ministry of Communication. Clear है भाई? ये 2022 में लॉन्च हुआ था। कब लॉन्च हुआ था? 22 में। और एक तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट है कि गांव में जहां पर छोटी पॉपुलेशन है, जहां पर सारे बैंक अवेलेबल नहीं है, तो वहां पर उन गांव के लोगों को बैंकिंग फैसिलिटी दी जा सके, इसीलिए इसको पोस्ट ऑफिस ने क्या किया, एक पेमेंट्स बैंक ओपन किए। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि देखो बैंक तो वहीं जाएगा ना, प्रॉपर बैंक, कमर्शियल बैंक तो वहीं जाएगा जहां पर क्या होगी, पॉपुलेशन। पर आपका गांव मान लो छोटा है, जहां पे 10 लोग रहते हैं, आपकी पंचायत है कोई जहां पे गिन के 1000 लोग हैं। ठीक है, और पंचायत पहाड़ों में कैसी होती है, एक जगह तो होती नहीं है। एक गांव कहाँ है, वो दूसरी पहाड़ी पे, एक गांव कौन सा है, वो दूसरी पहाड़ी पे, एक तो उसका एक पोस्ट ऑफिस जरूर होगा। पंचायत में एक सरकारी चीज पक्की है, दैट इज व्हाट, है ना, द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। अब बोला डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने बोला कि पोस्ट ऑफिस में जैसे आरडी सेविंग और उनका एक अपना सोल्यूशन नहीं होता था कि आप पैसे ट्रांसफर कर पाओ। अगर आप जल्दी पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा करते होंगे तो एक क्या मिलती होगी आपको, पासबुक। आप जाते होंगे जमा, फिर वो मोहर लगाते होंगे ऐसे, या एंट्री करते होंगे, और आप बोलते होंगे जी पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो बोलते जी हमारे पास ऐसी व्यवस्था कि नहीं है। अब है, क्योंकि वो पोस्ट ऑफिस कैसे बिहेव कर रहा है, बैंक। तो अब आप वहां से पैसे कहां ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आपका पोस्ट ऑफिस में कोई अकाउंट है तो दैट मींस आप उसको में वहां जाकर अपना आईपीबी में भी सेम अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वही अकाउंट नंबर रहेगा आपका। बात आ रही है मेरी समझ? फिर आप इधर से उधर पैसे क्या कर सकते हैं, नहीं तो पोस्ट ऑफिस से पैसे निकालना सबसे बड़ी दिक्कत वाली चीज होती थी। जाओ जी, पैसे के लिए लाइन में खड़े हुई विड्रॉल कीजिए, है ना, फिर आप कहीं जाते थे, उस पैसे को उस बैंक में जमा करवाते थे। पर अब क्या हो गया कि फिनटेक की वजह से, व्हाट डज इट मीन, फाइनेंशियल इंक्लूजन की वजह से डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक अपना पेमेंट बैंक लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। तो आप जो काम बाकी ऐप से करते थे बैंक्स की, वो आप करवा सकते हो। पोस्ट से नहीं होगा, पर आपको वो अकाउंट कन्वर्ट करवाना पड़ेगा किस में। आप में से कितने बच्चों का अकाउंट जनरली पोस्ट ऑफिस में है ना, तो आप अपने अकाउंट को किस में भी कन्वर्ट करवा सकते हो। ठीक है जी, फिर आपको पैसे अगर भेजने होंगे ना कहीं पे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप आरडी भी जमा करवाना चाहते हो तो वहां से पैसे अपने आप चले जाएंगे तुम्हारे अकाउंट में। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़े। ठीक है, तो अब इसमें जनरली क्या होता है, एक चीज इसमें आपने नोट करनी है बेटा, कि आप इसमें 1 लाख से ज्यादा पैसे इस अकाउंट में नहीं रख सकते हैं। कितना मैक्सिमम डिपॉजिट्स कितना हो सकता है इसमें? ठीक है, पर अब ऐसा होता है कि हर साल सरकार इसमें बढ़ाने की कोशिश कर रही है कि 2 लाख तक भी कर सकते हैं, पर अभी जो रेंज है दैट इज ओनली 1 to 2 लाख रुपीज। क्लियर? ठीक है, तो इससे ज्यादा पैसे आप इसमें नहीं रख सकते हो। सेम कहानी एयरटेल पेमेंट बैंक की भी है। सुना है आपने एयरटेल का भी पेमेंट बैंक है? नहीं सुना? नहीं, कभी गूगल करना, आपको एयरटेल पेमेंट बैंक भी मिल जाए, आप उस पर भी अकाउंट खोल सकते हो, पर वो उसमें ये होगा 1 लाख से ज्यादा नहीं आप डिपॉजिट ले सकते हो उसमें। क्लियर है? और उसमें 10,000 से ज्यादा दिन की ट्रांजैक्शंस आप नहीं कर सकते। मतलब ये खोला गया था उन लोगों के लिए जहां पर अल्टीमेटली क्या था कि बड़े बैंक्स अवेलेबल नहीं थे, है ना। चलिए अगला आता है बेटा स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, स्मॉल फाइनेंस बैंक, SFBs। ठीक है, ये कंसेप्ट लाया गया था बेटा 2015 में। इट इज बेसिकली एन
small financial institutions. It is basically a small financial institution that provide financial services to the unserved and unbanked region of the country. To the unserved and unbanked region of the country. मेरी बात आ रही है समझ? ठीक है, स्मॉल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये बात करते हैं लोन देने की. किसकी बात कर रहे हैं? इनकी रिकमेंडेशन दी थी नचिकेत मोर ने और उषा थ्रोट ने. किन्होंने? नचिकेत मोर एंड उषा थ्रोट रिकमेंडेशंस कमेटी ने बताया था ये. ठीक है, और अभी भारत में 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर वर्किंग. ठीक है, जैसे बंधन फाइनेंस बैंक. कैसा बैंक है? बंधन फाइनेंस बैंक. सुना है आपने? ठीक है, मैं नाम लूंगा सारे, पर आप अभी ये एग्जांपल लिखिए. लास्ट में मैं एक लिस्ट पकड़ाऊंगा आपको जब नोट्स दूंगा, तो यू विल गेट टू नो एवरीथिंग. जहां रट्टा मारना होगा तो यू कैन क्रैम्प इट इजीली. पर अभी समझने वाली बात है, आपको क्लियर है? अब देखो ये क्या है, एक तो थे पेमेंट्स बैंक और ये क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. तो इनका मतलब है दे आर नॉट मेंटेनिंग एनडीटीएल. ये जस्ट सिर्फ क्या दे रही है? लोन्स. क्या दे रही है? स्मॉल लोन्स. किसे देना है? मान लो मुझे सब्जी की दुकान खोलनी है. ठीक है, अब मुझे पैसे चाहिए 2-2.5 लाख रुपया कि सब्जी क्या कर सकूं, खरीद सकूं. ठीक है, तो क्या मुझे एचडीएफसी बैंक जाना चाहिए? देगा वो लोन? नहीं देगा. कमर्शियल बैंक जाना चाहिए मुझे? नहीं. तो या तो जाऊंगा ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव बैंक भी दे सकता है, ग्रामीण बैंक दे सकता है. पर ये तो चलो इन गांव वाले एरियाज के लिए ठीक, हिमाचल जैसी स्टेट के लिए ठीक है. पर अगर मैं मेट्रो सिटीज में रहता हूँ, सपोज दैट आई एम लिविंग इन बैंगलोर और इधर आई एम लिविंग इन वेयर द बिगर सिटी, टीयर 1 सिटी जो होती है, तो वहां क्या ये छोटे बैंक तो होंगे नहीं. वहां तो बड़े बड़े बैंक होंगे, सारे प्राइवेट बैंक होंगे, बड़े नेशनलाइज बैंक होंगे. तो हो सकता है वो मैनेजर मुझे एंटरटेन ही नहीं करे. तो इन केस पे मैं किन के पास जाऊंगा? जो स्मॉल, जो कि फाइनेंस करते होंगे स्मॉल लेवल का. वहां जाऊंगा तो उनके पास ग्राहक वही आएंगे जिनको छोटा क्या चाहिए होगा, है ना. तो अब सब्जी खरीदने के लिए मुझे सब्जी की दुकान खोलनी है, सारी सब्जियां खरीदता हूं, तो 1.5 से 2 लाख रुपए तो चाहिए बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए. तो मुझे लोन कौन देगा? दी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स. क्लियर है बेटा? ठीक है, डन. और तीसरा मैं करवा चुका हूं आपको, दैट इज व्हाट? रीजनल रूरल बैंक. ठीक है, अब उसमें शेयर लिख रो. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर था आरआरबी में. कल करवाया था ना आरआरबी मैंने, परसों. रीजनल रूरल बैंक्स. आरआरबी में बेटा स्टेट गवर्नमेंट का शेयर होता है 15%. स्टेट गवर्नमेंट का शेयर कितना? ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर कितना? 50%. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब आरबीआई का शेयर हुआ. और स्पॉन्सर बैंक कौन सा था? हिमाचल ग्रामीण बैंक का स्पॉन्सर, उसका शेयर 35%. एचएस में आया हुआ क्वेश्चन है ये. ठीक है, याद रहेगा. 50% शेयर किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, फिर स्टेट का कितना? 15%. और स्पॉन्सर्ड बैंक का कितना? क्लियर है भाई? हो गया 100%. डन. ठीक है, तो अब हम समझ गए बेसिकली कि हमारे पास पेमेंट्स बैंक्स क्या हैं. ठीक है, अब लिख लो. अब व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पेमेंट्स बैंक्स? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पेमेंट्स बैंक? क्लियर? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पेमेंट्स बैंक? क्लियर? तो ऑब्जेक्टिव या दोनों को कंपेयर करते हैं हम. पेमेंट बैंक के ऑब्जेक्टिव को, पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, डिफरेंस क्या है इनके बीच में? क्या किसके किसके बीच में? आपने एक लाइन लगानी है. एक तरफ लिखना है आपने बच्चों, दैट इज पेमेंट बैंक, और दूसरी तरफ क्या लिखना है आपने? स्मॉल फाइनेंस बैंक्स. राइट? पेमेंट्स बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में डिफरेंस क्या है? तो पहला ऑब्जेक्टिव, पहला डिफरेंस किसके बिहाफ पे है? ऑब्जेक्टिव. कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? पेमेंट बैंक का क्या ऑब्जेक्टिव है और स्मॉल फाइनेंस बैंक का क्या ऑब्जेक्टिव है? तो लिखिए, पेमेंट बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन. समझ रहे हो फाइनेंशियल इंक्लूजन? जानते हो बच्चों कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्या मतलब होता है? बताओ मुझे. शाबाश. नहीं पता तो मुंह पे बोलो से नहीं पता. नहीं पता, कोई बात नहीं. सोशल इंक्लूजन जानते हो? हम लोग रिजर्वेशन देते हैं. क्यों देते हैं सोशल इंक्लूजन? शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन है, किस लिए? इसलिए है क्योंकि वो आदिवासी हैं.
आदिवासी हैं तो उनको मेन जगह पे लाने के लिए उनको क्या देना पड़ता है? रिजर्वेशन। दैट इज व्हाट इंक्लूजन। तो सोशल इंक्लूजन का मतलब है सोसाइटी के सारे लोग, जाति धर्म सब हम क्या कर दे, इकट्ठा कर दे और हम एक भारतीय बन जाएं। क्या बन जाएं? बात आ रही है समझ? दैट इज व्हाट सोशल इंक्लूजन। एग्री कर रहे हो अब इस बात से? फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्या मतलब फाइनेंशियली? कि शहर वाले बंदे को तो भाई 4 बैंक मिल रहे हैं, उसको कोई काम करवाना है तो उसको काम करवाना क्या है, आसान है। पर यही अगर मैं किसी गांव में चला जाऊं, अर्की से भी 15 किलोमीटर अंदर, तो क्या वो सेम बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल हो पा रही है हमें? नहीं ना। तो दैट इज नोन एज व्हाट बच्चों? अ फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो पेमेंट बैंक का पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? दैट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। क्लियर है ना? ताकि हर प्लेस पे हर पॉपुलेशन को क्या मिले, बैंक्स मिल जाए। ठीक है, लिखो। टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय प्रोवाइडिंग स्मॉल सेविंग अकाउंट्स एंड पेमेंट्स। टू प्रमोट की फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय प्रोवाइडिंग स्मॉल सेविंग अकाउंट्स एंड द डेली सर्विसेज, एनडीटीएल बोल लीजिए आप। आपको अपने घर के पास क्या हो जाएगी यार कितना मुश्किल होता। मान लो तुम यहाँ पीजी में रहती हो, पापा ने पैसे भेजने थे, पापा के अगर वहां बैंक नहीं होता तो पापा को कहाँ जाना पड़ना था? सोलन। तुम्हें पैसे भेजने के लिए मान लो आप कहीं दिल्ली रह रहे हो, कहीं रह रहे हो, कितना मुश्किल था। तो उनको कितने पैसे स्पेंड करने पड़ने थे आने जाने के लिए? नहीं तो कोई मान लो एक गांव से 20 किलोमीटर दूर बंदा चल के आता था शहर में कि जी पैसे करवाने हैं जमा, मेरे बच्चे ने फीस जमा करनी है। बात आ रही है समझ? पर अगर वो बैंक, अब ये छोटा बैंक खोल दिया गया कहाँ? पोस्ट ऑफिस में। तो इसका मतलब है हर गांव में पोस्ट ऑफिस है। तुम इमेजिन कर लो कितने दूर है तुम्हारे घर से पोस्ट ऑफिस। देखा अपना पोस्ट ऑफिस कितने दूर है? 200 मीटर, 300 मीटर। अब तुम जाकर कोई भी काम कहाँ करवा सकते हो? तो बच्चे उसके लिए मुझे शहर जाने की जरूरत नहीं है ना कि 500 रुपए खर्च होगा मेरा सिर्फ पैसे जमा करवाने के लिए यार, या बिल जमा करने हैं। पहले आपको याद होगा पुराने वक्त में पापा या आपके दादू बिल जमा करते थे और एक वायर लगाई होती थी उसमें डालते चलते थे बिल, और स्पेशल जाते थे कि आज मुझे बाजार जाना है, क्या जमा करने जाना है? बिल। क्लियर? कि बिल, पानी का बिल, बिजली का बिल। और आजकल तुम ही कर रहे होंगे घर वालों का सारा काम ऑलमोस्ट, क्या दैट इज ऑनलाइन। पर वो सर्विस आई तभी हुआ ना। वो क्लियर है? लोक मित्र केंद्र इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस बच्चों। दिस इज नोन एज ई गवर्नेंस। क्या बोलते हैं इसको? ई गवर्नेंस का ये कंसेप्ट होता है। ई गवर्नेंस में सबसे पहले जरूरी है बैंकिंग। क्या जरूरी है? ठीक है भाई, तो समझ गए। अब मुझे बताओ स्मॉल फाइनेंस बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? यही ऑब्जेक्टिव होगा कि उनको लोन भी क्या मिल जाए, घर के पास इजिली अवेलेबल हो जाए। दूसरा लिखो डिमांड डिपॉजिट। तो मैंने बोला पेमेंट बैंक क्या है, ठीक है। अब कितना ले सकते हैं लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से? पहले था 1 लाख और अब के बजट के हिसाब से कितना? 2 लाख तक आप डिपॉजिट ले सकते हो। लिख लोगे इसे? द अर्लियर वाज इट वाज 1 लाख एंड द नाउ डेज, अब अगर 2026 की मैं बात करूं तो 2 लाख तक का आप इस अकाउंट में डिपॉजिट करवा सकते हो। जैसे मान लो XYZ अकाउंट है आप में से किसी बच्चे का, तो आप इसमें मैक्सिमम कितने पैसे जमा करवा सकते हो आप? क्लियर है भाई? ठीक है। और वहां पर लोन कितने का मिल सकता है? 2 लाख तक का। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एटीएम। ठीक है, एटीएम इशू करता है ये? यस, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक क्या करेगा? आपको एटीएम भी इशू करेगा। क्लियर है? पर क्या क्रेडिट कार्ड इशू करेगा? नो। तो लिख लो नो क्रेडिट कार्ड, ओनली एटीएम डेबिट कार्ड। ठीक है, डेबिट कार्ड समझते हो ना बच्चों? एक क्रेडिट कार्ड है और एक क्या है? क्या डिफरेंस होता है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में? डेबिट कार्ड में आप उतने ही पैसे विड्रॉ कर सकते हो जितने आपके अकाउंट में पैसे हैं। क्रेडिट कार्ड में आपकी लिमिट होती है। क्या होता है? अब आपका अकाउंट है, मान लो एक अकाउंट है, एक्स अकाउंट है, वो इसका अकाउंट, बेटा क्या नाम है आपका? शुभम का अकाउंट है। ठीक है, अब शुभम के अकाउंट में है 1 लाख रुपीज, लाख रुपीज। ठीक है, तो इफ शुभम हैज अ डेबिट कार्ड, तो शुभम भाई साहब क्या है, वो 1 लाख रुपए विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, पर डिपेंड करता है, अगर ये पीएनबी का है तो 99,500, 500 रुपए क्या रहेगा? वो नहीं, क्योंकि वो मिनिमम बैलेंस मेंटेन है। ठीक है, यही एचडीएफसी का है तो 5,000।
तो मतलब सिर्फ और सिर्फ 95,000। यही किसी और बैंक का है, डच बैंक का है, आरबीएल बैंक का है, तो भाई 25,000 होल्ड रहेगा। 75,000 ही क्या कर सकते हो आप, विड्रॉल कर सकते हो। बाकी आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन, अगर आप ये मेंटेन नहीं करते हो तो महीने के 500 रुपए लगने। जब आप जमा करोगे ना फिर जब अगली बार पैसे, तो बोलेगा पिछले 6 महीनों से आपने मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया, तो हम आप पर क्या लगाएंगे। बात आ रही है समझ? ठीक है। और तभी वो बैंक वाले तुम्हारी सेवा करने थोड़ी बैठे हुए हैं, वो तुमसे क्या कमा रहे हैं। दैट इज फाइनेंशियल सर्विस, सर्विसेज दे रही है, तो उसकी कोई ना कोई तो कॉस्ट होगी। क्या मैं फ्री में अकाउंट खोलते रहूं? तुम कल को बैंक में लग जाओगे जब, तो तुम्हें सैलरी कहां से आएगी? एक तो जो लोन से पेमेंट आएगी, दूसरी जो तुम सर्विसेज दोगे। तो तुम हर कहीं जाओगे, बोलेगे अकाउंट ओपन करो, अकाउंट ओपन करो, अकाउंट ओपन करो। तो वो अगर तुम्हारा फ्री में अकाउंट ओपन कर देंगे और सारे पैसे तुम एक बार में निकाल भी लिया करोगे, तो उससे बैंक वालों को क्या फायदा हुआ? तो वो लिमिट्स रखते हैं कि इतने पैसे निकालोगे इसके बाद चार्ज लगेगा, मिनिमम बैलेंस मेंटेन करो, नहीं करोगे तो अगली बार हम क्या लगाएंगे, फाइन लगाएंगे। बात आ रही है समझ? तो सेविंग अकाउंट समझ गए? सेविंग अकाउंट में हमेशा ये चीज होती है, लिमिट की एक ट्रांजेक्शन लिमिट्स होती है, और एक आपको यू हैव टू मेंटेन अ मिनिमम। अब कोई ये बच्चा बोलता है सर कुछ तो बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट होते हैं, व्हाट डज, तो उसमें फैसिलिटी नहीं होती। फैसिलिटी समझ रहे हो? वो रोक देगा कि आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स नहीं 5 से ज्यादा ज्यादा बार आप पैसे नहीं निकाल सकते। फिर वो आपको जरूर है वो कार्ड दे दिया है, पर वो कार्ड समझो कि इमरजेंसी टाइम के लिए थोड़ा बहुत यूज हो जाएगा। आप सोच रहे हैं कि रोज का मैं जाकर क्या करूं, हर चीज को बाई या मेंटेन करूं, वो चीजें फिजिबल नहीं होंगी। समझ में आ रही है मेरी बात? तो डेबिट कार्ड क्या है? दोज बैलेंस, जैसे शुभम का बैलेंस जो है वो मुझे बता दिया गया कि 1 लाख है, तो डेबिट कार्ड है, तो शुभम भाई साहब जो है वो मैक्सिमम 1 लाख तक ही निकाल सकते हैं। एग्री कर रहे हैं? पर सपोज दैट शुभम हैज अ क्रेडिट कार्ड एंड हिज बैलेंस अकाउंट इज 10 रुपीज, कितने रुपए निकाल सकता है ये ना? हाँ, ये शब्द उन्होंने बहुत अच्छा बोला कि सर लिमिट बनती है। क्या बनती है? अब लिमिट कैसे बनती है? लिमिट बनती है आपकी ट्रांजैक्शंस पे। कैसे? अब मान लो पहली बात है, हर किसी का क्रेडिट कार्ड नहीं बनता। जैसे मान लो आज शुभम चला जाए, बोले क्रेडिट कार्ड बना दो, तो स्टूडेंट है शुभम, शुभम की जब वो हिस्ट्री निकालेंगे, स्टेटमेंट निकालेंगे, तो उसमें आएगा नो ऑफर ऑफ द क्रेडिट कार्ड, क्योंकि आज पापा डाल रहे हैं ना पैसे। ठीक है, समझ रहे हो कौन डाल रहा है पैसे? है ना, पापा डाल रहे हैं। पर जिसकी ट्रांजेक्शन लिमिट्स क्या है, जिसके अकाउंट्स में बहुत पैसा आ जा रहा है, जैसे मान लो बिजनेस अकाउंट है किसी के, पापा का बिजनेस है, तुम्हारे अकाउंटों में भी वो पैसे डाल रहे हैं, तुम्हें ऑफर आ जाएगा। क्लियर है? वो कंफर्म। एक दूसरी तरह के ऑफर्स आते हैं, जैसे शुभम को भी क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, पर वो नेशनलाइज बैंक का नहीं होगा, बड़े बैंक का नहीं होगा। वो देंगे, कोई आईसीआईसीआई पकड़ा देगा, पर उसमें फिर आपकी जो क्या होंगे ट्रांजैक्शन चार्जेस होंगे, वो होंगे मान लो 16%, 18% या कितने, 19%। क्लियर है? मिल जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने बोला उसकी जो लिमिट होती है, एक तो वो कम होगी, दूसरा क्या होगा, जो चार्जेस, इंटरेस्ट चार्जेस होंगे वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपका एनपी होने के चांसेस क्या होते हैं। जब मुझे ये पता है कि तुम्हारे अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे हैं, पर मुझे प्रॉफिट कमाना है, तो मैं अगर आपको कार्ड दे रहा हूं, तो इसका मतलब है कल को तुम यूज करोगे, तो चांसेस बहुत ज्यादा होंगे कि पेमेंट क्या हो जाए, मेंटेनेंस वाला मिलेगा, और उसमें चार्जेस क्या होंगे, बहुत। हाँ, नहीं 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 नहीं, जैसे मान लो मैं क्रेडिट कार्ड ले रहा हूँ, ठीक है, मुझे जो होगा वो 8% के इंटरेस्ट रेट्स वाला क्या मिले, मैं कुछ भी खरीदूं 8% से ज्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं लगेगा मुझे। अगर मैं तुम्हें देता हूं, तो तुम्हारे पास क्या गारंटी है कि पैसे वापस आएंगे? मेरी स्टेटमेंट तो चेक कर ली, उनको चल गया पता कि भाई इसके पास तो पैसे आ रहे हैं, ये पेमेंट कर देगा। जैसे बैंक क्या करते हैं, देखो कार लेने गए तुम लोग, अब अगर तुम्हारे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ठीक है, या तुम इनकम टैक्स भरते हो, तो तुम्हें इंटरेस्ट रेट 9% पे मिल जाएगी गाड़ी। बात आ रही है मेरी समझ? पर मान लो मैं जा रहा हूं, मैंने टैक्सी लेनी है, टैक्सी ड्राइवर हूं, मेरे पास कोई इनकम के सोर्स नहीं है, तो गाड़ियां तो भाई उनको भी मिल जाती हैं। दे दी उसको गाड़ी, पर उसको नेशनलाइज बैंक फाइनेंस नहीं करेगा, उसको करेंगे चोलामंडलम, क्लियर है, आईसीआईसीआई, और वो बोलेंगे कि हम 16% इंटरेस्ट रेट पे देंगे। कितने पे देंगे? अगर ये लोन नहीं होता तो कितनी गाड़ियां, फिर क्या होता है, श्री राम ऑटोमोबाइल वाले, फाइनेंस वाले ये गाड़ियां ले जाते हैं, बाद में उठा के और ऑक्शन नहीं करते हैं,
तुम्हारी भराड़ी वाली तरफ ऑक्शंस होती हैं, नीचे अर्की वाली तरफ ऑक्शंस होती हैं। तो लोन आजकल देना सबसे इजी चीज है, ठीक है। बैंक्स आपको मना नहीं करेगा लोन्स के लिए, पर जहां पर कोलेटरल लोन की बारी आएगी ना, जहां सेफ लोन होगा, वहां इंटरेस्ट रेट हमेशा क्या होंगे, और जहां सेफ लोन नहीं होगा वहां इंटरेस्ट रेट क्या होंगे, है ना। अगर सिर्फ इसी पे ही लोन मिलता तो भाई इतनी गाड़ियां तो मार्केट में बिकती ही नहीं, और अगर मार्केट में गाड़ियां नहीं बिकती तो ऑटोमोबाइल सेक्टर क्या हो जाता। तुम देख रहे होंगे जिस बंदे के पास खाना खाने को नहीं है वो भी गाड़ी लेके घूमता है। बात आ रही है समझ मेरी। तो इस देश में लोन लेना क्या है भाई, क्योंकि लोन देंगे जितना, क्या समझाया था मैंने, मूवमेंट ऑफ मनी, फ्लो ऑफ मनी बहुत ज्यादा जरूरी, और वही तो कमाई है किसकी बच्चों, बैंक्स की। क्लियर है बेटा, आई मेरी बात समझ में। तो लोन तो तुम भी चले जाओ, बोलना मुझे गाड़ी खरीदनी है, तो वो बोलेंगे सर हो जाएगा, फिर वो जो बोलेंगे गाड़ी वाले वो बोलेंगे कि आप आईटीआर भरते हो, ये तो तुम बोलोगे नहीं, तो बोलेंगे नेशनलाइज बैंक से नहीं होगा जी, थोड़ा महंगा पड़ेगा आपको लोन। तो रिस्क वेटेड मुथूट फाइनेंस के पास, किसी के पास, फिर कुछ आपको गिरवी रखनी पड़ेंगी अपनी चीजें, ठीक है। क्रेडिट कार्ड लिमिट है, सपोज दैट अब मान लो शुभम को एसबीआई ने मना कर दिया, पीएनबी ने मना कर दिया कि नहीं देंगे हम क्रेडिट कार्ड, सपोज दैट, ठीक है। अगर देते हैं तो उस केस में हो सकता है लिमिट ब्रीच है 1 लाख तक, क्लियर है। पर जिसकी अच्छी स्टेटमेंट है उसको 5 लाख 10 लाख और फिक्स्ड, प्लस बहुत सारे ऑफर्स, लोन ऑफर्स 8% तक, सर वट एवर यू वॉन्ट टू बाय द प्राइस वुड बी वट, क्लियर है। और तुम्हारे केस पे ये 8% से भी ज्यादा हो सकता है, इट वुड बी 16 14 28%, इतना भी। पर्सनल लोन और महंगा 30% का क्या ले रहे हैं। पर यही मुझे अगर नेशनलाइज बैंक से पर्सनल लोन लेना है 20 लाख रुपए का, तो मेरा इंटरेस्ट रेट 8% आएगा। पर एक नॉर्मल बंदे को लेना होगा 20 लाख रुपए का लोन, तो हो सकता है 25% पर मिले। और वो नेशनलाइज बैंक आपको बोल दे ना भाई रिस्क नहीं लेना, पता नहीं कल को, क्योंकि इसकी ट्रांजैक्शन शो ही नहीं कर रही है कि इसके पास पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो किस आधार पे लोन की दे दिया जाए। क्लियर है, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड इज बेस्ड ऑन बच्चों क्या, लिमिट्स, ठीक है। और लिमिट्स आपके काम पे या जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं उनके आधार पर बनाई जाती है। क्लियर। अब कोई बिजनेसमैन है, सुनो यहाँ पे, मान लो मैं हार्डवेयर का काम करता हूं, अब मेरी पेमेंट्स तो मेरा जो लोहा आ रहा है, सरिया आ रहा है, वो तो करोड़ों में आ रहा है, पर क्या मेरा काम हो रहा है इतना करोड़ों का, नहीं। तो बैंक्स आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी देता है, जिसको आप ओडी बोलते हो, क्या बोलते हैं, ओडी, ओवरड्राफ्ट। तो मान लो मुझे माल मंगवाना है, अब उसको तो पेमेंट चाहिए ना, 2 करोड़ की पेमेंट, तो मेरी लिमिट बना दी है मैंने, 5 करोड़ की लिमिट है मेरी बैंक के साथ, तो बैंक मेरी 5 करोड़ तक की पेमेंट क्या कर देगा। क्लियर है। जो बड़े बड़े सामान मंगवाते हैं ना इतने बड़े, तो उनकी आज ही थोड़ी होगी सेल, पर अब ट्रक गया तो ट्रक तो खाली नहीं आना है। तो ट्रक अगर सरिया ला रहा है, तो एक सरिया अगर मान लो 100 टन का माल आ रहा है, तो उसकी कीमत 1 करोड़ के आसपास है, तो मेरी सेल आज क्या 1 करोड़ की हो जाएगी, नहीं। पर मुझे पेमेंट करनी होगी, तो मैंने डीडीज बनाए होंगे, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बोलते हैं उसको। क्लियर है। चलो आगे बढ़े हम। देन आ गया भाई एटीएम, समझ गए तुम लोग, ठीक है। दूसरी, एक तो कोई एनआरआई अकाउंट से आप पैसा इसमें रिसीव नहीं कर सकते हो, डोमेस्टिक अकाउंट से ही पैसा क्या होगा इसमें रिसीव, जबकि जो तुम्हारे अकाउंट्स होते हैं ना, उसमें आपको पैसा कोई बाहर से भी भेजे तो आपको क्या हो जाएगा, और रिसीव हो जाएगा, ठीक है। हाँ मतलब मैं यूके बैठा हूं, तुम्हें पैसा भेजना चाहता हूं, आ जाएगा तुम्हारे अकाउंट में, पर अगर तुम्हारे पास पेमेंट्स बैंक होगा तो नहीं आएगा। बात आ रही है समझ, मतलब फॉरेन से जो पैसा आएगा वो आप रिसीव नहीं कर सकते हो। क्लियर है बेटा, राइट। नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट क्या आ गया, ज्यादातर क्लाइंट बेस किसका होता है, माइग्रेंट, लेबर, विलेज पीपल, लो इनकम हाउस होल्ड, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, स्मॉल बिजनेस, ये लोग ज्यादातर क्या खोलते हैं, स्मॉल पेमेंट्स बैंक्स में जाते हैं। क्लियर है बेटा, ठीक है। और दूसरी ओर ये जो लोन, अगर मैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की बात करूं, ये लोन किसको प्रोवाइड करेंगे, दे विल प्रोवाइड अ लोन टू हुम, इन्हीं लोगों को, छोटे लोगों को, जिनको ज्यादा कुछ चीजें नहीं चाहिए। क्लियर है, ठीक है। अब इनके एटीएम्स होते हैं पेमेंट्स बैंक्स के, यस एटीएम्स होते हैं, ठीक है। आप एयरटेल के देख सकते हो, आप जियो के भी देख सकते हो, इनफैक्ट आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के, कभी मॉल जाना, जीपीओ है ना पोस्ट ऑफिस,
उसके साथ भी तुम्हें दिख जाएगा क्या, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का एटीएम, है ना। तो वहां पे ऐसा थोड़ी है कि आप बाकी एटीएम नहीं चलेंगे, वो भी चल जाए, पर उसमें हमेशा कैश की क्या रहेगी, कमी रहेगी, क्योंकि अलग अलग तरह के एटीएम होते हैं। एक होता है ब्राउन लेबल एटीएम, एक होता है वाइट लेबल एटीएम्स, ठीक है, एक होता है थर्ड पार्टी एटीएम्स। जब हम एटीएम्स पढ़ेंगे तब, अभी तो हम सिंपल किसको समझ रहे हैं कि भारत देश में बैंक्स कौन कौन से हैं। तुमने ये नहीं पढ़ना इंपीरियल बैंक था एसबीआई का नाम, कब नेशनलाइजेशन हुआ बैंक का, वो ऐसे क्वेश्चन अब नहीं पूछ रहा है। क्लियर है कि पहले बैंक कितने थे अब कितने हो गए, नोबडी विल आस्क। आजकल वो क्या पूछेगा, जो लेटेस्ट ट्रेंड में है। तो लेटेस्ट ट्रेंड्स में है क्या, आपके पेमेंट्स बैंक प्लस क्या है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। क्लियर है बच्चों, ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। क्लियर। अब कोऑपरेटिव बैंक्स है ना, कोऑपरेटिव बैंक्स को अब हम देखते हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक मैंने उस दिन करवाया थे आपको, है ना, क्या होते हैं। नाउ क्वेश्चन आए कि डेवलपमेंट बैंक्स कौन कौन से हैं, लिखो डेवलपमेंट बैंक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फर्स्ट वन आ गया नाबार्ड, क्या आ गया। अब नाबार्ड एक तरह से बैंक भी बोलते हैं और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है, क्या है, बैंक भी है पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है। 99 तक 2000 तक इसको बैंक मानना जाता था, अब इसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्यों बोलते हैं बेटा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि अब ये डे टू डे बिजनेस मेंटेन नहीं करता है, ये सरकारों को क्या देता है, लोन देता है। क्या देता है, स्टेट गवर्नमेंट्स को ये जनरली लोन प्रोवाइड करता है। क्लियर। तो नाबार्ड के बारे में लिखो, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 12 जुलाई 1982। NABARD was created on the recommendation of the committee that was Shri B. Sivaraman. श्री बी शिवारमन, कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन से ये बनाया गया था, ठीक है, श्री बी, दैट इज योर शिवारमन। क्लियर है, ठीक है। नाबार्ड एक्ट एज ए रेगुलेटर ऑफ, अब समझ लो, नाबार्ड एक्ट एज ए रेगुलेटर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आरबीआई नहीं करता है इसको कंट्रोल, कौन, ग्रामीण बैंक्स को और कोऑपरेटिव बैंक्स को कौन रेगुलेट करता है, नाबार्ड, याद रहेगा, ठीक है। और ये ज्यादातर मतलब एग्रीकल्चर क्रेडिट देता है, क्या देता है, ठीक। और जैसे हिमाचल जैसी स्टेट, उसमें सबसे ज्यादा रोल ही नाबार्ड का होता है। यहां जो भी लोन आता है ना बच्चों, जो भारत सरकार लोन देती है हमें, वो लोन आता ही किसके थ्रू है, नाबार्ड के थ्रू। किसके थ्रू, नाबार्ड के थ्रू आए। तो तब जब भी कोई घोषणा की पट्टी होती है ना, जब आप कोई देखोगे उद्घाटन हुआ है, रोड बना है, तो उसमें लिखा होता है फंडेड बाय नाबार्ड, किससे, बाय 16 फाइनेंस कमीशन, 15 फाइनेंस कमीशन, 12th फाइनेंस कमीशन, और इधर व्हाट 13th फाइनेंस कमीशन। क्लियर रहेगी ये बात, कब बना था, क्या चीजें हैं, क्लियर है, ठीक है। दूसरा बैंक क्या, मुद्रा बैंक, क्या नाम है, अमुद्रा बैंक। क्लियर, सुना है ये नाम, ये आजकल बड़े फेमस चले हैं। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। क्लियर है भाई, मतलब छोटे छोटे फाइनेंस करेगा ये, लिख लो। मुद्रा इज करेंटली वर्किंग एज अ बोथ रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, रीफाइनेंस मतलब समझते हो, मान लो कोई छोटी कंपनी थी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन था कोई भी, जो छोटे छोटे क्या देता था, लोन। मान लो मैं था, वो XYZ मेरा नाम था, मैंने शुभम को लोन दिया 2 लाख रुपए का। ऐसे मैंने बहुत सारे लोन बांटे, पर मेरे पास रीपेमेंट्स नहीं आए, रिस्क रहता है ना, और मेरे को 80 करोड़ रुपए का क्या हो गया, तो इसका मतलब है मैं तो मर गया, मुझे तो अब ये बंद कर देना चाहिए अपना काम। तो मुझे जो दोबारा रिफाइनेंस करेगा वो होगा मुद्रा। कौन, मुझे करेगा, शुभम को नहीं करेगा, किसे करेगा। तो छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को जब कोई फाइनेंस करता है, वो डायरेक्ट, मुद्रा तुम्हें डायरेक्ट फाइनेंस नहीं कर रहा है, मुद्रा उसे फाइनेंस कर रहा है जो तुम्हें छोटे छोटे लोन्स दे रहा है। तो मुद्रा इज अ रीफाइनेंस एजेंसी। कैसी एजेंसी है, यस, ये लाइन मैंने इसीलिए लिखवाई,
रीफाइनेंस का मतलब समझ गए आप लोग? ठीक है, सो मुद्रा इज as a basically a refinance institution and a regulator of microfinance institution. Clear है बेटा? And it provides loan to micro and small business, and it provides loan to the agencies, provide loan to the agency micro and small business engaged in manufacturing, tradings and service activities. ट्रेडिंग एंड सर्विसेज एक्ट। अब मान लो मैं क्या था, मैं एक एमएफआई था या एसएफसी बोल लो, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स था मैं, या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन समझ लो। माइक्रो का क्या मतलब हुआ? छोटा। फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो छोटी कंपनी को क्या करता है, फाइनेंस करता था। मान लो शुभन ने कोई काम धंधा खोलना था, मैंने छोटा लोन 1.5-2 लाख रुपए का दे दिया। अब ये स्थिति आई तो यहाँ रिस्क भी तो ज्यादा है, क्योंकि जो आदमी 1.5 लाख रुपए का लोन मांग रहा है तो इसका मतलब उसका बिजनेस कभी भी स्टेबल नहीं होगा। एग्री करते हो आप इस बात से? तो वहां एनपीए होने के चांसेस क्या होंगे? बैड लोन। बैड लोन को क्या बोलते हैं बैंकिंग टर्म्स में? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। क्या बोलते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो उनके चांसेस क्या होंगे? ज्यादा कि डिफॉल्ट हो जाए। तो मान लो 1 साल में बच्चों मैंने ऐसे ऐसे करके 100 करोड़ का लोन दे दिया। कितने का लोन दे दिया? जिसमें से मेरे पास 20 करोड़ ही वापिस आए शुभम, और 80 करोड़ का बेटा क्या हो गया? एनपीए। क्या बोलोगे? एनपीए। बैड लोन हो गया, रिकवरी नहीं हुई जिस लोन की। तो अब मेरी संस्था XYZ जो भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन था वो तो आगे लोन ही नहीं दे सकता है। क्लियर है? तो अब मुझे जो रीफाइनेंस करेगा उसका क्या नाम होगा? मुद्रा बैंक। क्लियर है? मतलब वो तुमसे डील नहीं करेगा, वो करेगा उन यूनिट्स के साथ डील जो आगे क्या करते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स को फाइनेंस करते हैं। पर उसमें से भी वो उन्हीं यूनिट को फाइनेंस करेंगे जो कि इन्वॉल्व होंगे किसमें? हाँ, स्मॉल फाइनेंस में क्या क्या काम में इन्वॉल्व होंगे बच्चों? मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, और जो कोई छोटा मोटा सर्विस एक्टिविटीज में काम करते हैं। क्लियर है भाई? ठीक है, तो ये थे आज हमारे पास सारे के सारे बैंक्स। क्लियर है? कितनी तरह के बैंक्स हैं भारत में? क्लियर है? तो आपने क्या